बलिया, मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है। अरे ऊपर से सिर पर ये अनाज की गठरी उठा उठा कर मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं अब और एक कदम नहीं चल पाऊंगा। अरे हिम्मत रखो हरिया, सुनो हम दूसरे गांव की तरफ से चलते हैं। मैंने सुना है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा आलीशान घर है जो एसी से भरा हुआ है और वहाँ घर के बाहर भी एसी लगा है, तो हम कुछ देर वहीं खड़े होकर एसी की हवा खा लेंगे। हरिया और बलिया आलीशान घर के पास आते हैं और आलीशान घर के बाहर लगे एसी के पास खड़े हो जाते हैं। अब थोड़ी जान में जान आई बलिया, इस ठंडी हवाओं को खाकर। हरिया और बलिया एसी की ठंडी हवाओं का आनंद ले ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आते हैं। एक्सक्यूज मी, यहाँ क्यों खड़े हो? हटो यहाँ से, निकलो। आए दिन कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। जा रहे हैं भाई साहब, जा रहे हैं। तभी उस रात मालती का परिवार जमीन पर बैठकर गर्मी में पसीने से तरबदर होकर गरम गरम खाने को खाते हुए कहते हैं, माँ बहुत तेज गर्मी लग रही है, पसीने में नहा चुकी हूँ, ऐसा लग रहा है ऊपर से ये गरम गरम खाना। हाँ माँ, गर्मी तो बहुत है। वैसे माँ आपको एक बात पता है, दूसरे गांव में एक घर है जो बहुत आलीशान है और वो घर एसी से भरा हुआ है। माँ हम भी एक एसी लगवा लेते हैं क्योंकि इस साल गर्मी बहुत पड़ेगी। जानती हूँ मेरी बिटिया, सब जानती हूँ, लेकिन मैं पैसे जोड़कर ये घर का पंखा ही ठीक करा सकती हूँ, एसी नहीं ले सकती। एसी की कीमत तुम्हें पता है कितनी है? 1 लाख से भी ऊपर है। और अगर मैं ये 1-1 लाख की एसी खरीदूंगी तो मैं गरीब औरत अपनी 5 बेटियों की शादी कैसे करूंगी? मालती बहुत ही गरीब थी और अपनी 5 बेटियों की कन्यादान की चिंता उसे हर वक्त सताती रहती थी। दूसरी तरफ आलीशान घर जो कि एसी से भरा हुआ था। माँ, जब आपने अपने कमरे के ये 5 एसी चला रखे हैं और जब आप यहाँ हैं तो किचन का एसी, हॉल का एसी, बाथरूम का एसी, बालकनी का एसी, ये आपने क्यों ऑन कर रखा है? बिजली बिल हर महीने 1 लाख से 2 लाख आ रहा है। भैया सही कह रहे हैं, और अगर यही हाल रहा तो कुछ एसीओ को हमें परमानेंट बंद करना पड़ेगा। माँ 5 भाई के चले जाने के बाद माँ घर के किसी भी कोने की एसी को हटाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी आदत हो गई है एसी से भरे घर में रहने की। मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी बिना एसी के। सर्वाइव तो करना होगा ना बेटी, अब इतने सारे नौकरों और एसी का बिल हम नहीं भर पा रहे हैं। फिर तो मम्मी इसका एक ही उपाय है, आप भैया की शादी किसी गरीब परिवार में कर दीजिए जो इस घर के सभी कामों को करेगी और नौकरों का पैसा भी बच जाएगा और एसी भी हटाना नहीं पड़ेगा। वैसे आइडिया इतना बुरा नहीं है और यही एक दूसरे गांव में गरीब परिवार है जिसकी 5 बेटियां हैं। अब उर्मिला अपने 5 बेटे का रिश्ता लेकर मालती के घर पहुंचती है। अरे आप लोग मेरे गरीब घर में आइए। माँ ये तो वही है जिनका घर एसी से भरा हुआ है। हाँ बेटी तुम सही कह रही हो और मैं यहाँ पर अपने बेटों के रिश्ते की बात करने के लिए आई हूँ। आइए ना आप लोग अंदर बैठिए। पिंकी, दिशा, निशा, श्रुति, जाओ फटाफट चाय नाश्ता तैयार करो। अब इसी तरह उर्मिला अपने 5 बेटे की शादी अब 5 गरीब बहुओं से करवा देती है। अब 5 गरीब बहू एसी से भरे ससुराल में आती हैं। 5 बहू का ससुराल में गृह प्रवेश हो रहा होता है कि तभी 5 बहू के बाल हवा में उड़ने लगते हैं। 5 बहू अपना गर्दन घुमाकर इधर से उधर देखती हैं। ये हमारे बाल कैसे उड़ रहे हैं? हाँ निशा, मुझे तो लगा आंधी आ रही है, लेकिन मौसम तो एकदम ठीक है। आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही यहाँ कोई आंधी आ रही है। आप लोगों के बाल ये गेट के ऊपर लगे एसी की ठंडी हवाओं के कारण उड़ रहे हैं, पर आप लोगों ने तो देखा ही नहीं होगा ना एसी। अरे माँ, इस रितिका को चुप कराओ और आप गृह प्रवेश की रस्म करो। आओ बहुओं घर के अंदर आओ। 5 बहू घर के अंदर आती हैं। बाप रे बाप, यहाँ हॉल में भी एसी है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 एसी लगी हुई हैं। ओह गॉड, मेरा तो सपना था अपने घर में एसी में रहने का, लेकिन मुझे तो भगवान ने ससुराल ही एसी से भरा दे दिया है। अब कुछ देर बाद 5 बहन अपने अपने पति के साथ अपने कमरे में जाती हैं। बाप रे बाप, मेरे कमरे में भी इतने सारे एसी लगे हुए, मेरी बहनों के कमरे में भी लगे होंगे। एसी से भरे ससुराल में आकर तो हमारी 5 गरीब बहन का सपना एसी में रहने का पूरा हो गया। अगले दिन सुबह 5 बहू उठकर अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई में आती हैं। हे भगवान, यहाँ तो रसोई में भी एसी लगा हुआ है। देखना कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। इस ठंडी ठंडी हवा में तो पहली रसोई का पकवान बनाने में बहुत मजा आएगा। अब 5 गरीब बहू एसी की ठंडी ठंडी हवाओं में अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती हैं। क्या बात है, आप सभी ने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। शुक्रिया। हाँ बस ठीक है, बहुत अच्छा बनाया है खाना, लेकिन घर के और भी कई तरह के काम हैं, वो भी तुम्हें करने हैं। हाँ माँ जी, हम घर के सारे काम कर लेंगे। हम काम को देखकर कतराने वाली लड़कियां नहीं है। ठीक है बहू, फिर तो एक काम करो, पिंकी, निशा, तिशा बाहर के गार्डन को अच्छे से साफ कर दो और श्रुति और दृष्टि तुम सारे कपड़े को धोकर छत पर सुखा दो। अब 3 बहू घर के गार्डन की सफाई में लग जाती हैं। दूसरी तरफ 2 बहू छत पर कपड़ों को धोकर सुखा रही होती है। छत पर तो बहुत तेज धूप पड़ रही है, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रही है गर्मी, जब से एसी में रहने लगी हूँ। कितना बड़ा गार्डन है तिशा, निशा, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है, ऊपर से इतनी तेज धूप पड़ रही है। एसी में रहकर मुझे तो ये गर्मी बिल्कुल हैंडल नहीं हो रही है। अब 5 बहू काम खत्म करके हॉल में एसी चला के बैठती है। तभी वहाँ पर उर्मिला आती है और एसी को रिमोट से बंद करते हुए कहती है, काम खत्म हो गया क्या जो एसी की ठंडी ठंडी हवाएं खा रही हो तुम 5? एसी से भरे ससुराल में शादी होगी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें एसी में आराम फरमाने का मौका मिलेगा। अब उठो, जाकर मेरी बेटी के कमरे में उसका खाना देकर आओ। अब 5 बहू गर्मी से परेशान होती हुई अपनी ननद को उसके कमरे में खाना देने जाती हैं, जहाँ वह एसी की ठंडी ठंडी हवाओं में बैठकर फोन चला रही होती है।
अरे आ गई आप लोग खाना लेकर, मैं कब से इंतजार करी थी। ठीक है, खाना मेरे बेड पर रख दीजिए और जाइए यहाँ से। यहाँ ज्यादा खड़े होकर एसी की हवा मत लीजिए, नहीं तो आप पांचों की आदत खराब हो जाएगी। उर्मिला का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। वह अपने पांचों बेटों के ऑफिस चले जाने पर उनके कमरों की एसी बंद कर देती थी, जिसके कारण पांचों बहू इस भीषण गर्मी में अपने कमरों में बिना एसी पंखे के रहा करती। वहीं सास और नंद एसी की ठंडी ठंडी हवाएं खाती। अब कमरों के एसी बंद होने के कारण पांचों बहू घर के बाहर चौखट के पास बैठ जाती और एसी की ठंडी ठंडी हवाएं खा रही होती हैं। मेरा तो मन कर रहा है इस चौखट के पास ही अपना बिस्तर लगाऊं और सो जाऊं, गर्मी से बहुत परेशान हो गई हूं। तभी वहां पर रितिका आती है। ये सब क्या है भाभी, आप पांचों को बस एसी में सुस्ताने का मौका चाहिए होता है। अभी माँ को बुलाया ना तो 1 सेकंड में आप पांचों की खटिया खड़ी हो जाएगी। नहीं रितिका, हम जा रहे, तुम माँ जी से मत कहो कुछ भी। अब इसी तरह से पांचों बहू कभी सर्दी कभी गर्मी में रह रहकर दोनों ही टेम्परेचर को बर्दाश्त करने लगी थी। लेकिन एक दिन अचानक घर में एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे सारे एसी एक साथ बंद हो जाते हैं। उर्मिला और कृतिका की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, वह बेचैन होने लगती है। अशोक जी, फटाफट से डॉक्टर को बुलाइए, माँ जी और रितिका की हालत बहुत खराब हो रही है। कुछ ही देर में डॉक्टर घर आते हैं। देखिए अशोक जी, आपकी बहन और माता जी की कंडीशन रेगुलर एसी में रहने की वजह से खराब हुई है। ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, गर्मी ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें ठंडी ठंडी चीज खिलाइए और पेड़ पौधों के पास रखिए ताकि इनकी ब्रीदिंग पावर बढ़ सके। डॉक्टर के जाने के बाद माँ जी, रितिका को तो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है, हमें जल्द उनके लिए कुछ करना होगा और अभी तो इतना बजट नहीं है कि हम एसी ला सकें। हाँ निशा, तुम सही कह रही हो। अभी हम पांचों भाई का इतना बजट नहीं है कि हम एक साथ इतनी सारी एसीज खरीद सकें या रिपेयर कर सकें। ये सब सुनने के बाद पांचों बहू अपनी सेविंग से 2 छोटे कूलर लेकर आती हैं, जिसमें पानी भरकर वह अपनी सास और नंद के पास रखती हैं। ठंडी ठंडी हवाओं से अब उर्मिला और रितिका की ब्रीदिंग पावर ठीक हो रही थी। साथ साथ ही पांचों बहू अपनी सास और ननद को ठंडे ठंडे फ्रूट्स भी काट कर दिया करती थी। माँ जी, अब आपकी सेहत कैसी है? रितिका, तुम ठीक हो? अपनी पांचों बहू पर इतना अत्याचार करती उर्मिला और रितिका को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था, उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तभी उर्मिला कहती है, बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो इतनी संस्कारी बहू पर मैंने इतना अत्याचार किया। मैंने तुझे इतना तकलीफ दिया, गर्मी में घुट घुट कर जीने के लिए छोड़ दिया, लेकिन तूने फिर भी मेरी सेहत का और मेरी बेटी की सेहत का इतना ख्याल रखा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम पांचों से माफी मांगती हूँ। भाभी, मुझे भी माफ कर दो, मैं भी आप पांचों से माफी मांगती हूँ। माँ जी, आप माफी मत मांगिए, आप बड़ी हैं और रितिका तुम हमारी बहन जैसी हो, तुम्हें भी माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब पांचों बहू से मिला ये प्यार उर्मिला और उसकी बेटी की सोच को हमेशा के लिए बदल देता है, जिसके बाद पांचों बहू अपने एसी से भरे ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं। गरीब सपना अपनी भाभी से मिलने घर आती है, जहां वो भाभी के साथ दरवाजे पर खड़ी देखती है कि उसके पड़ोसन जो कि काफी अमीर है, उसके घर के बाहर एक शानदार वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी चल रही है, जहां डीजे पर प्रिया और उसका पति डांस कर रहे थे। कुछ लोग उन्हें देख रहे हैं तो कुछ खाना खा रहे हैं और बच्चे ट्रेम्पोलियन पर उछल कूद कर रहे हैं। कविता भाभी, इनका कितना अच्छा है ना, प्रिया की भाभी ने उसके लिए इतना अच्छा शादी की सालगिरह पार्टी अरेंज की। हमारी तो किस्मत ही नहीं है कि हम ऐसा कुछ कर सके। कितने अच्छे लग रहे हैं वो लोग। प्रिया बहुत खुश नसीब है, उसकी पहली शादी की सालगिरह यादगार रहेगी। सपना के कितने अरमान है, लेकिन बेचारी का मायका भी गरीब और ससुराल भी गरीब। पर अगर अमीर शिल्पा अपनी ननद के लिए इतना सब कुछ कर सकती तो फिर मैं क्यों नहीं। अपनी नंद से बातें करके कविता सोच में बैठ जाती है और कुछ देर बाद वो दोनों घर में जाते हैं। अरे बेटा, तू यहाँ आने से पहले बता तो देती। माँ, आपकी याद आ रही थी इसलिए मिलने के लिए आ गई। अब इसमें बताना क्या था। वैसे शिल्पा भाभी ने प्रिया की शादी की पहली सालगिरह पार्टी कितनी अच्छी रखी है। बहुत खुश नसीब है प्रिया। वो तो है बेटा। इस तरह सपना अपनी माँ भाभी के साथ वक्त गुजारती है, खाना खाती है और सो जाती है। अगले दिन अपने ससुराल जाने लगती है। उसको ससुराल जाता देख हाथों में सामान लिए प्रिया अपनी भाभी से बोलती है, अरे सपना, तुम भी अपने मायके आई थी अपने माँ बाप से मिलने? बता देती मुझे, मैं तुम्हें अपनी पार्टी में इनवाइट कर लेती। वैसे देखा तो होगा ही तुमने, रात को मेरी भाभी ने मेरी पहली शादी की सालगिरह कितनी अच्छी बनाई। अरे प्रिया, अगर तुम बोल भी देती तो भी बेचारी आ नहीं पाती। ये दोनों नंद भाभी जितना प्यार दिखाती है, इनमें थोड़ी ना है इतना प्यार। अगर इतनी अच्छी होती कविता तो अपनी नंद को क्या 2 दिन के लिए रोक ना लेती। भाभी, मैं यहाँ सिर्फ माँ से मिलने के लिए आई थी। सपना जवाब देकर चली तो जाती है, पर कविता को बहुत बुरा लगता है और जब वो घर में जाती है तो उसका 5 साल का बेटा राजू उसे परेशान करने लगता है। माँ, रात में हमारे घर के बाहर ही पार्टी थी, फिर भी आपने मुझे पार्टी में कुछ खाने नहीं दिया। और कितने दिन हो गए मैंने आपके हाथों का कपकेक नहीं खाया। कपकेक बना दो ना। बेटा, आज कपकेक बनाने के लिए सामान कम है, शाम को पापा आएंगे तो मैं उनसे पैसे ले लूंगी। फिर 1-2 दिन में तुम्हारे लिए कपकेक भी बना दूंगी और बुआ को भी घर बुलाऊंगी। बुआ को भी मेरे हाथों के कपकेक बहुत पसंद है। कविता के समझाने पर राजू मान जाता है। अब रात को जब विक्रम घर आता है, कविता, हर समय राजू की जिद पूरी करना सही नहीं है। तुम तो जानती हो मैं अकेला हूँ घर में कमाने वाला। पापा भी बीमार हैं, उनकी दवाइयाँ भी खत्म हैं। तो कल जब सामान लेने जाओगी तो पापा की 1 हफ्ते की दवाई भी ले आना। घर पर पैसे नहीं है, पापा जी की दवाई भी हर हफ्ते लानी पड़ती है। आखिर कैसे मैं अपनी नंद की पहली शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करूंगी। कविता को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे और अगले दिन वो मार्केट से दवाई और कपकेक बनाने का सारा सामान लाती है और घर में अपने बेटे के लिए कपकेक बनाती है, जिसे खाते हुए राजू कहता है, माँ, आपको पता है इतनी अच्छी कपकेक तो दुकान पर भी नहीं मिलती है। हाँ बहू, कपकेक, पेस्ट्री केक ये सब कोई बनाना सीखे तो तुझसे सीखे।
माँ जी राजू, आपने तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया दे दिया। मैंने खुद पर ध्यान क्यों नहीं दिया पहले? अब कविता के दिमाग में एक आइडिया आता है और उसके पास जितने भी पैसे होते हैं उतने पैसे से कप केक बनाने का सामान लेकर आती है और घर में 15 से 20 कप केक बनाती है और अपने बेटे के स्कूल के बाहर छुट्टी के समय साइकिल पर ही एक छोटा सा स्टॉल लगाकर कप केक बेचती है। देखते ही देखते भीड़ हो जाती है बच्चों की। आंटी एक मुझे भी 10 वाला कपकेक दे दो। नहीं पहले मुझे, मैंने पैसे दिए हैं। हाँ बच्चों, तुम सब आराम से रहो, मैं सबको एक एक करके दूंगी। कविता ने जितने भी कप केक बनाए थे वो 10 मिनट में आराम से बिक जाते हैं। और अब कविता अपने बेटे के साथ घर आती है तो देखती है कि ससुर बेड पर लेटा है और उसकी नंद सपना अपनी माँ के साथ नीचे बैठी थी और उसके हाथ में टमाटर की टोकरी थी। भाभी ये देखिए, मेरी सास ने टमाटर के पौधे लगाए थे, इस बार काफी टमाटर हुए तो मैंने सोचा कि आप लोगों को देने के लिए आ जाओ। पर आप इस वक्त कहाँ गई थी? तभी प्रिया और उसकी भाभी उनके घर आती हैं। अरे भाभी, तुमने अपनी प्यारी नंद को नहीं बताया? ऐसे तो तुम दोनों के बीच में बहुत प्यार है, पर तुम कुछ बताती नहीं। चलो मैं ही बता देती हूँ। सपना बेचारी तुम्हारी भाभी मेहनत मजदूरी कर रही है। हाँ तो तुम दोनों नंद भाभी को क्या दिक्कत है? अगर मेरी बहू काम कर रही है तो तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? प्रिया, तुम अपनी बीमार माँ को देखने के लिए आई थी, अब कब तक रहोगी मायके? अपने घर जाओ। शांति दोनों अमीर नंद भाभी को डांट कर भगा देती है, जिसके बाद कविता अपनी नंद और सास के पास बैठती है और उनसे कहती है, सपना माँ जी, घर के हालात कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि विक्रम जी की थोड़ी मदद करवा दूं और घर में ही कपकेक और बाकी बेकरी का सामान बनाकर बेचूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी मदद की जरूरत हो तो बताना। अच्छा मैं चलती हूँ, घर जाते जाते शाम हो जाएगी। इतना बोलकर सपना वहाँ से चली जाती है। पर कविता ने आज जो भी कमाया था वो उन पैसों से अपना कप केक और पेस्ट्री बनाने का सामान लाती है और घर में ही पेस्ट्री केक और कप केक जैसी चीज बनाती है और उन्हें स्कूल के बाहर ही बेचती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और अब उसकी कमाई अच्छी होने लगती है। ये देख शिल्पा अंदर ही अंदर खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया अपने मायके दोबारा आती है अपनी बीमार माँ को देखने और अपनी सोती हुई माँ के पास बैठकर अपनी भाभी से कहती है, भाभी माँ की तो तबीयत ठीक नहीं है, सोच रही हूँ जब तक माँ की तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रहूँ। आप अकेली कितना करोगी? प्रिया तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो? तुम मेरी